नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुडेज आवर टॉपिक एजेंडा मजमून उन्वान जी वो है पार्ट टू है। पहले पार्ट में हमने सीरीज फॉर सिंबल्स नेम्स एंड रूल्स फॉर पंक्चुएशन, तो उसमें हमने पहले पार्ट में क्या किया था कि पीरियड का सिंबल क्या होता है, कॉमा का सिंबल क्या होता है और कॉलोन का सिंबल क्या होता है, ये सारे सिंबल्स डिस्कस किए थे। उनके अलामतों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये नोट्स मैंने इस तरीके से तैयार किए हैं कि पहले वाले पार्ट को पढ़ने के बाद ये तालिब इल्म जो है वो इनके डॉट्स कॉमा खुद लगाए कि उनको याद हो चुके हैं या नहीं। पहला जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने बकायदा अलामतें लिख कर बताई थी, जैसे पीरियड्स की डॉट है। तो यहाँ पर तालिब इल्म क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर अलामत लिखेंगे। उसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं जी। शेयर जी। जैसे यहाँ पर ये पीरियड लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इशू है माउस का, तो इसके आगे वो दो कॉलम लगे हुए हैं, डॉट दो लगे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, इस तरह ब्रैकेट डालकर उसके अंदर डॉट, ठीक है ना। अगर कॉमा है तो फिर कॉमे का इस तरह ही डालेंगे, अगर इस तरह ही एक्सक्लेमेशन मार्क है तो उसका सिंबल खुद लिखेंगे। यानी कि ये आप लोगों का टेस्ट इसमें छुपा हुआ है इन नोट्सों में। ये नोट्स इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि पहले वो तालिब इल्म पढ़ें, उनको अच्छे तरीके से लेक्चर को सुने और अलामतों को याद करें। जब तक आपको अलामतें याद नहीं होंगी तो आप पार्ट टू को इस लेक्चर के, इस सीरीज के नहीं समझ पाएंगे जी। तो अब ये तालिब इल्मों को पता चल गया होगा कि आपका कौन सा टेस्ट इस इन नोट्सों में छुपा हुआ है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमने क्या करना है, इनके रूल्स पढ़ने हैं जी। अब रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले ये नोट्स तालिब इल्मों ने बनाए हैं, तो इसके रूल्स आपको दिखाए जाते हैं जी। तो सबसे पहले आपके पास पीरियड है। पीरियड कहता है जी एट द एंड ऑफ सेंटेंस दैट इज कंसिडर्ड कंप्लीट। आपके पास जो पहली अलामत कौन सी है जी, डॉट की। और डॉट कहां पर आएगा, एट द एंड ऑफ सेंटेंस दैट इज कंसिडर कंप्लीट, जिसको मुकम्मल समझा जाएगा, फर्ज किया जाएगा। आपने अपने दिमाग से इमेजिन करना है। इसके लिए भी आज जो है पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। आज जो दूसरा लेक्चर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम जो तालिब इल्म करेंगे उस सीरीज में नाउन के बारे में करेंगे, वर्ब के बारे में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नाउन और वर्ब का पोर्शन है, वर्ब का खासकर, उसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज क्लास 9 के तालिब इल्मों को पेपर में आएंगे, तो इसलिए वो भी इंतहाई अहम है जी। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जिस टेंस की मुकम्मल समझ आ रही हो, बाज लफ्ज भी ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते। जैसे हम कहते हैं पानी छानी, रोटी छोटी। अब ये जो छोटी है या वानी है, ये कोई चीज तो नहीं है, तो इसकी समझ नहीं आ रही। अगर अकेला लफ्ज हो गया, अगर आप वैसे कहते हैं छोटी, अगर रोटी शायद कहते हैं तो फिर तो उसका समझ आ रही है कि खाने वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई चीज खानी तो नहीं है। लेकिन अगर अकेला कहने के छोटी छोटी, तो बात की समझ नहीं आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपके कुछ फिक्रे होते हैं, ये मैंने अल्फाज का समझाया ना, इसी तरह कुछ फिक्रे होते हैं। उन फिक्रों की इकसाम होती हैं, वो उस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस अब आपको ये है कि इसका एक तो आपका इस्तेमाल हमने देखना है कि पीरियड का क्या बनाना है एंड पर। अब इसके लिए एक असाइनमेंट मेरे सामने आई हुई है, इसका देखते हैं। जैसे ये कहता है जी ग्लाइऑक्सीसोम्स आर माइक्रो बॉडीज, के ग्लाइऑक्सीसोम जो है माइक्रो बॉडीज हैं। एक समझ आ रही है कि एक नाम दिया उन्होंने कि ग्लाइऑक्सीसोम, और वो क्या है, एक बॉडी है, एक जिस्म है, एक चीज है। कैसी चीज है जी, माइक्रो, छोटी सी टिनी, मतलब कि आम आंख से नजर नहीं आएगी। माइक्रो में हम वर्तते ही वो चीजें हैं जो आम आंख से नजर नहीं आती, जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये उसके बारे में फिक्र है। तो ये डार्ट लग गया जी यहाँ पर। इसी तरह कहता है डिस्कवर्ड बाई हैरी बीवर्स, एक्सट्रैक्ट बाई जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन्स, के
इसको डिस्कवर किया है किसने जी? हैरी बीवर्स ने। और एक्सट्रैक्ट किया है किसने? जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन्स ने। क्लियर है? इसकी फिक्रा खत्म हुआ, फिर डांट लग गया। अच्छा जी, इतना समझ आ गया होगी। इसमें अभी काफी गलतियां इन दो लाइनों में, बहुत सारी गलतियां, वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं डार्ट को, कि डार्ट कहाँ पर आ रहा है फिक्रा खत्म होने के बाद। जी, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कितना इट इज आल्सो यूज्ड आफ्टर एब्रीवेशन। एब्रीवेशन किस चीज को कहा जाता है जी? एब्रीवेशन किसको कहा जाता है जी? मुखफ्फिफ को। उर्दू में क्या मीनिंग है इसका? मुखफ्फिफ। ठीक है ना? आप, ये हम आम जिंदगी से मैं इसलिए मिसालें दे रहा हूँ, कोई एतराज की जरूरत नहीं है, कि थोड़ा सा हम कर लेते हैं तखल्लुसाना तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे नाम है अल्लाह दिता, हम कहते हैं एडी, ए डी। ए से अल्लाह, डी से दिता, अल्लाह दिता, ऐसे लिखते हैं ना, एडी कह देते हैं। तो जब आप पूरा लफ्ज नहीं लिखते, सिर्फ एक वर्ड लिख देते हैं या दो लिख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? एब्रीविएशन। और ये एब्रीविएशन आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा? केमिस्ट्री में। जी, हाइड्रोजन का एच लिख दिया, सोडियम का एन ने लिख दिया, नाइट्रोजन का एन लिख दिया, पूरा नाइट्रोजन नहीं लिखा, सिंपल लिख दिया सिर्फ, अलामत आ गई ना। तो वो आपके एब्रीविएशन भी कहलाते हैं, क्योंकि वो मुखफ़्फ़फ़ है वो लफ्ज। वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? जब ऐसा लफ्ज आएगा तो आपने क्या करना है? डार्ट लगाना है। अल्लाह देता आएगा तो डार्ट नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एडी लिखेंगे तो डार्ट आएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, इधर वर्ड में ही दे देता हूं। इस जगह पर, अगर हम इस जगह पर लिखते हैं, एक नेम जेन में आ रहा था हमारे कौमी हीरो का, डॉक्टर। ये देखें, डॉक्टर पूरा नहीं लिखा, हमने डी आर लिखा है, तो ये डार्ट लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाते नंबर कट जाएंगे। ये पंक्चुएशन का रूल है। अगर पूरा डी ओ सी टी ओ आर लिखते तो फिर नहीं लगाना पड़ना था। अगर डी आर लिखा है तो लगाना पड़ेगा। अब आगे आ गया, उनका नाम है अब्दुल कदीर, तो हम लिखते हैं ए। तो ए के बाद भी डार्ट लगेगा, क्योंकि अब्दुल पूरा नहीं लिखा। ए के बाद डार्ट लगाना कंपलसरी है। फिर उसी तरह कदीर का हम क्या करते हैं? क्यों लिखते हैं। तो इसके बाद भी डार्ट लगाना जरूरी है। यानी कि ये एब्रीवेशन आपको समझा रहा हूँ, दूसरा हिस्सा उधर देखिए, लेक्चर की तरफ। अब आगे आ गया खान। अब खान जो है, के एच ए एन, खान, ये हम पूरा लफ्ज लिख रहे हैं। तो जब पूरा लफ्ज लिखेंगे, पूरा वर्ड लिखेंगे, तो फिर हमें डार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। डार्ट कहाँ कहाँ लगना है? एक आपका जब सेंटेंस कंप्लीट होगा, कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, और दूसरा क्या है? जब आपका एब्रीवेशन होंगे। जी, डार्ट के इतने रूल थे। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट टाइप पर। कोमा आ गया जी। कहता जी कोमा क्या है जी? टू सेपरेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए। टू सेपरेट कंप्लीट सेंटेंस, मुकम्मल दो फिक्रे हैं, आप डार्ट नहीं लगाना चाहते, लेकिन आप कोमा लगा देंगे, वो दोनों फिक्रे मिलके एक ही फिक्रा बन जाएगा। ये आप, जब आपको मैं ग्रामर समझाऊंगा उसमें समझाऊंगा कि कैसे बनती है। उसको कहा जाएगा कम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट सेंटेंस। वो डिफरेंट कैटेगरीज है, वो उधर मैं उसके रूल समझा दूंगा, फिर डीपली हो जाएगा तो ज्यादा इशू बन जाएगा। अब कहता है टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, कि नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स को अलग करने के लिए। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले वो कहता है टू सेपरेट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या, कहाँ पर, जहां पर क्या कंसिडर लिया जाता है? दो चीजें हो सकती हैं। अब वो एलिमेंट ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। एलिमेंट क्या है? ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। इसमें आपकी कोई सेंस भी हो सकती है, कोई थिंकिंग भी हो सकती है, दो, कोई दो चीजें भी हो सकती हैं, कोई दो नाम भी हो सकती हैं, उनको लहदा लहदा करना है, उसके लिए इस्तेमाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे ये मैंने आपको कहा था ना कि इसमें गलती है। अब यहां पर देखें, वो कहता है ग्लाइऑक्सीजोम आर माइक्रो बॉडीज। अब ग्लाइऑक्सीजोम के बाद कामा लगाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर तो इसके ग्लाइऑक्सीजोम के साथ गोल्जी बॉडी लिखा होता, और गोल्जी बॉडी के साथ लिखा होता माइक्रोट्यूब्यूल, तीन चीजें लिखी होती, तो फिर हमें पहले वाली दो के दरमियान में कॉमा लगाना था, और आखिरी दो, अगर सिर्फ दो है तो फिर एंड लगेगा। ये इंग्लिश का रूल है। अगर दो नाम है ना, जैसे जिक्रिया एंड मुस्तफा आर रीडिंग, जिक्रिया एंड मुस्तफा, फिर एंड ही लगना, कोमा नहीं लगेगा। अगर आ जाए जिक्रिया, फिर कोमा, मुस्तफा एंड अहमद,
फिर क्या होगा, फिर आपका पहले वाले दो नामों के दरमियान कोमा लगेगा, और तीसरे से और आखिरी वाले से पहले आपका एंड लगेगा। अब देखें ये ग्लाइऑक्सीजोम, उसके बाद फौरन क्या आ गया, आर। तो आर तो और वर्ड है, और कैटेगरी है, तो इसके दरमियान तो नहीं आएगा। ग्लाइऑक्सीजोम नेम है, किसी चीज का नाम है, तो यहां पर आपका कोमा नहीं आना, ठीक है ना, इस जगह पर कोमा नहीं आएगा, एक गलती होगी। फिर दूसरा, आपको ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कर रहे हैं, इसका भी थोड़ा समझा दूं कि सबसे पहले ये देखें कि आपका ये एक असाइनमेंट है जी, यानी कि एक आप टॉपिक लिख रहे हैं, और आपके टॉपिक का उन्वान है जी ग्लाइऑक्सीजोम। आपके टॉपिक का उन्वान क्या है जी, ग्लाइऑक्सीजोम। आप जी, आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया जी, इफ्तिताह किया है माशाल्लाह, और इफ्तिताह करते पहले ही लफ्ज गलत कर दिया स्पेलिंग। तो देखेंगे आपका पहला ही लफ्ज गलत है, तो आपका कितना बैड इंप्रेशन जाएगा। अब टीचर तो कहेगा कि इसको, यानी कि यही नहीं पता कि जी हमारा मेन टॉपिक जो है उसके स्पेलिंग गलत है। तो अब आपको सहूलत देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जी ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या क्या ऑप्शन देता है, आपको क्या क्या सहूलियात देता है। सबसे पहले तो ये आपको सहूलत देता है, अगर आपकी वोकैब में कोई मसला है, आपके स्पेलिंग गलत है, तो ये नीचे से रेड कर देगा उसको। ये चीज नजर आ रही है ना आपको, वो चीज रेड कर देगा, नीचे लाइन लग जाएगी जी, कर्वी लाइन कह लेंगे इसको। दूसरा जो है, आपको क्या ऑप्शन देता है, आपकी ग्रामर की कोई भी मिस्टेक है, कि डॉट आना है, कोमा आना है, इन्वर्टेड कोमा आना है, या सेंटेंस फिक्रा जो आपका सेंटेंस है ग्रामेटिकली गलत है, उसको भी वे रेड कर देगा नीचे। तो इससे आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं जहां जहां गलत है, ये रेड लाइन हुई है। समझ आ रही है? ये देखें, ये जितने भी हैं ना सारे गलत हैं। कुछ होंगे भी सही, उसका फिर वो तरीकाकार आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हर चीज की दो डायरेक्शन होती हैं। आप ये देखिए ना कि हेडिंग में ऊपर से ही लिखा हुआ है ग्लाइऑक्सीजोम स्पेलिंग, इधर गलत है। अच्छा जी, अब आपको मैं इसका तरीकाकार बताता हूँ कि क्या करना है, उससे समझ आ जाएगी। आपने करना है इस पर राइट क्लिक। राइट क्लिक करके क्या करना है, इस पर सर्च आउट करना है कि इसका सही वर्ड मौजूद है उसके पास। अगर तो सही मौजूद है, और अगर आपको लगता है यही वाला सही है, पहली बात तो ये वाला सही है, उन्होंने ये देखे ना उसको नहीं किया हुआ, तो आप क्या करेंगे, इधर आई खुद कर देंगे, देखें ग्लाई ऑक्सी सॉन्ग्स, और इधर एस भी लिखा जाएगा। चलें, ये अब आपको ये थोड़ा सा आ गया, और उसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें जो आपको हेल्प दे रहा है ना, ये देखें, आपको वो स्पेलिंग सही करके देगा, इसमें नहीं दे रहा है, क्योंकि साइंटिफिक अब इसमें जो वर्ड में जो मौजूद है ना ज्यादातर वोकैब, वो इंग्लिश की है। तो ये साइंस के वर्ड हैं लाइफ जोन। तो बाद दफा होता है कि नहीं मौजूद होते उसमें वो वर्ड, लेकिन जिसके मौजूद हैं वो देखें ये आ गए हैं। बीवर्स के स्पेलिंग उन्होंने सही करके दे दिए कि कौन सा हो सकता है। फिर साथ देखिए, आपने डबल कोमा लगा हुआ है इधर, उन्होंने बता दिया कि सिंगल आएगा, और उसके बाद फिर जो मर्जी लगाते रहे। ठीक है ना, यानी कि आपकी पंक्चुएशन की भी करेक्शन कर रही है। इसी तरह ये देखें, बॉडीज रीजन इकट्ठा लिखा हुआ है, ये आपको वो बता देगा कि ये इसमें स्पेस आनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे ये लगा लगा। इसी तरह ये है आपका, ये दो लफ्ज लिखे हुए हैं ग्लाइऑक्सल आर, ये इसको आप खुद स्पेस दे लें, ये इस तरह सही हो जाएगा। फिर ये देखें, ये सिंथेज, ये लफ्ज सिंथेसिस होएगा, ये वाली चीज, ये सही स्पेलिंग आ गई, इसमें गलती है, तो ये कर दिया। अच्छा, इसके अलावा बार दफा ये होता है कि इसके पास जैसे ये ग्लाइऑक्सीजोम के मौजूद नहीं है, लेकिन वो नीचे रेड लाइन दे रहा है। अब आप इसे लिखते हैं मुस्तफा, तो ये इसको भी रेड कर देगा,
क्योंकि इसमें देखें वो इंग्लिश डिक्शनरी है, उर्दू का नाम गलत कर देगा, नीचे सर्कल कर देगा। तो अब आप देखें इस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपके पास मौजूद है, आपने इसका बार बार इस्तेमाल करना है, आपने अपना नाम लिखना है या कुछ चीज लिखनी है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, आप राइट क्लिक करेंगे और उसकी ऑप्शन आपको दे देगा, अगर कोई लफ्ज गलत है जैसे ये है, वो इसको एडेड टू डिक्शनरी, आप डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, जहां जहां पर भी ये लफ्ज लिखा होगा वो उसके नीचे से रेड सर्कल को खत्म कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में, कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये स्टोर हो गया कि ये लफ्ज स्पेलिंग सही है, चाहे वो उर्दू का कोई भी है। आप खुद उस आप भी उसकी हेल्प कर सकते हैं कि ये वर्ड बिल्कुल सही है, इसको आपने एरर नहीं देना। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना जरूरी था, कि समझ रहा था कि वर्ड की भी थोड़ी थोड़ी आपकी ग्रूमिंग होती जाए। ज्यादा हमारा मेन एजेंडा तो जो है पंक्चुएशन का है। जी। तो अब देखें दूसरा इसमें है, पहले आपको मैंने दो वर्ड्स का तो समझा दिया है कि नाउन हो सकता है, कोई थिंकिंग हो सकती है, उनको लहदा लहदा कैसे करना है, अगर तो दो है तो एंड आएगा, अगर ज्यादा है तो आपका कोमा लगेगा, आखिरी लास्ट वाले दो जो होंगे वर्ड उनके दरमियान एंड आएगा। जी, दूसरा है जी कि टू सेपरेट कंप्लीट सेंटेंस, आपका जो कंप्लीट सेंटेंस है, दो आपको मैंने बताया कि उसमें आप ये कर सकते हैं कि ग्लाइकोसोम्स आर माइक्रोबॉडीज, इसके बाद आप इसको कोमा लगा के इस जगह पर, तो आप इसको कर सकते हैं डिस्कवर्ड बाई हैरी वीवर, कोमा लगा के दो फिक्रे इकट्ठे हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसका तीसरा है जो नॉन एसेंशियल है, उसको कोमा लगा के लैदा कर देना है, जो वर्ड नॉन एसेंशियल है। अब कोमे के बाद आप आते हैं कोलोन पर, कहता है जी आफ्टर अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। जी, ये देखे ना कि आप तालिब इल्म पढ़ते हैं जी कि कायदे आजम का ये फरमान है, अल्लामा इकबाल का ये फरमान है, इस तरह वो उस फरमान को कोट कहा जाता है। कोट क्या होता है, जो किसी की बात हो और आप उसको उसी तरह बयान करें कि जैसे वो बात है, ठीक है ना। अगर तो आप उसका मफहूम बताएंगे तो फिर तो अपने लफ्जों में बताएंगे, मफहूम अपने लफ्जों में बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप फरमान की बात करेंगे कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, यानी कि हदीस लिखेंगे, या अल्लाह ताला का कुरान पाक में ये हुक्म है, तो जब हुक्म है कि लिख देंगे ना, तो फिर वही बात लिखनी है जो कुरान पाक में है, तो उसको कोड कहा जाएगा, उसको कहेंगे कोड करना। तो उसके दो तरीके होंगे, कोड का आगे जाके आएगा, यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि कोलोन का, यानी कि आप लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कायद का लिख दे, QUAID, कायदे आजम में, वो अब टाइम थोड़ा है तो कायद लिख के आगे लिख दें सेड। अब आगे उसके बाद आपने क्या करना है, कोलोन डालना है ऐसे, फिर आप लिखेंगे जो कोटेशन मार्क है वो वाला शुरू करेंगे, कोटेशन मार्क शुरू करेंगे। कोटेशन मार्क में आप देखें क्या करेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे एनिमी ऑफ टुडे, ये कायदे का फरमान है कि एनिमी ऑफ टुडे, तो इसको आप मैं डाल लगा के कर देता हूँ कि ये कंटिन्यू है, कि ये पूरा फिक्र, एनिमी ऑफ टुडे इज अ फ्रेंड ऑफ टुमारो, ये उनका कोट है, उनका फरमान है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। तो आप इसको लिख के फिर एंड पे इसको कोड को बंद कर देंगे, इस तरीके से दोबारा से इंटर कर देंगे, तो ये आपका कोटेशन लिखा जाएगा, और ये आपका कोलोन कब लिखा जाएगा, जब आपने कोड लिखना है। समझ गए? और इस चीज को जब आपने हेडिंग देनी है, तो तब भी आपने ये वाली चीज ही इस्तेमाल करनी है, कोलोन। ठीक है ना? कि अब सिचुएशन का हो गया क्लियर, उसके बाद कोलोन का दूसरा रूल है कि व्हेन एक्सप्रेस टाइम, मतलब कि आप टाइम लिखना चाह रहे हैं, कि आप लिख रहे हैं जी 10, फिर आप 10:20, तो अब आप ये चीज लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसका यूज आगे ना आप करते भी हैं पहले भी, सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल किस हिसाब से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, और ये चीजें आपने पहले की हुई हैं, सिर्फ एक रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आपके पंक्चुएशन में ये चीजें होनी है। जी, उसके बाद आ जाता है सेमी कोलोन। अब सेमी कोलोन का कहता है टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये पहले भी आपको कहा है मैंने कि हमारा लेक्चर होगा ग्रामर पर बकायदा, तो उसमें मैं सेंटेंस की टाइप पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि टू टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, क्लास और सेंटेंस में क्या फर्क है, सिर्फ इतना मैं बता रहा हूँ।
सेंटेंस होता है जिस फिक्रे की मुकम्मल समझ आए, और क्लास ऐसा जुमला या ऐसा फिक्रा है जिसकी मुकम्मल समझ ना आए, वो मुकम्मल मायने ना दे। जैसे मैं कहता हूं अहमद एक लड़का है, ये एक फिक्रा है। अगर मैं कह दूं अहमद लड़का, इसकी मुकम्मल फिक्रे की सेंस नहीं बन रही, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्लास कहा जाएगा। अब एक क्लास ये होगी अहमद लड़का, दूसरा कह सकते हैं जी मुस्तफा लड़का, दो हो गए। तीसरा कह सकते हैं जिक्रिया लड़का, तीन क्लासेस हो गई। अब हम इसको लिखते हैं अहमद लड़का, द बॉय अहमद, फिर हम क्या करेंगे, सेमी कोलन डालेंगे, फिर द बॉय मुस्तफा, फिर सेमी कोलन डालेंगे, फिर द बॉय जिक्रिया, तीन क्लासेस हो गई। फिर लिख देंगे आर रीडिंग नाउ, फिक्रा बन गया। यानी कि पूरी की पूरी क्लास, तीन क्लासें, सिर्फ एक नाउन बन रहा है। ये चीजें वहां पर समझाऊंगा मैं डिटेल से, लेकिन जहां पर आपको सिर्फ ये बताना था कि दो क्लासेस को, या क्लास जो इंडिपेंडेंट होगी उसको हम क्या करेंगे। और यहाँ पर सॉरी ये लफ्ज आ गया इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास इतनी जामिया होती है कि वो तकरीबन तकरीबन अपना सेंस दे रही होती है। क्लासेस भी आगे मजीद कैटेगरी है, तो ये वहां पर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है ना। अब आगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का आपको पता है कि ये कब इस्तेमाल की जाती हैं? जब आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, कोई चीज मजीद ऐड करनी हो, ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं जी बॉयज, फिर आप ब्रैकेट शुरू कर लें। इधर मैं साथ साथ समझा दूं कि बॉयज क्लास 3। अब देखिए ना, बॉयज तो किसी भी क्लास के हो सकते हैं, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं कि बच्चे शोर कर रहे हैं, लड़के शोर कर रहे हैं, किस क्लास के कर रहे हैं, वो मजीद एक्सप्लेन कर दिया। जब किसी चीज के बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन देनी है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे कि बॉयज, आगे ब्रैकेट में क्लास 3, कि क्लास 3 के लड़के जो है वो शोर कर रहे हैं आर मेकिंग नाइस, ठीक है ना। इसको कर लेंगे आर, कोई भी फिक्रा हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। प्रेजेंट का, कंटिन्यूस का ये लिख रहे हैं हम, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो सकता है। वो कोई भी, मतलब कि इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन आप जिस चीज के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में, जो चीज लिख रहे हैं उसके बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप क्या करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप उसके आगे ब्रैकेट लगा के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आ गया, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलें, अब आ गया ब्रेसिस। ब्रेसिस का कहता है जी इंडिकेट मैथमेटिकल फॉर्म, कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में जो है सेट्स वाले चैप्टर करते हैं, जिसको आप आम हरफ आम में आप कहते हैं जी छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और दरमियानी। ये ब्रेसिस दरमियानी ब्रैकेट को कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप फिर उसके बाद आप जब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस वक्त ये आपकी अलामात इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद आ गया पैरेंथीसिस। पैराथीसिस, ये पैरेंथीसिस आई थिंक ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, नोट्स दिए आए हैं स्टूडेंट के चेक होने के लिए। अब वो कहता है जी, ये इसको कंफर्म कर लेते हैं बाद में। कहता है यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये पहले वही बात आ गई वो ब्रैकेट वाली, ये जो आपकी बड़ी ब्रैकेट है उसके बारे में हो सकता है ना। जैसे कि देखें आप, होगा क्या कि यहाँ पर आप लगाएंगे ये वाली ब्रैकेट, ये लगा लेते हैं। अब दोनों का भी मैं बता देता हूँ आपको इस्तेमाल। ये आ गया क्लास 3, अब बॉयज आ गए और क्लास 3 आ गई। अब क्लास 3 के कौन कौन से बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं, वो नाम भी हम बताना चाहते हैं। मजीद एक्सप्लेनेशन होगी, ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पहले इंफॉर्मेशन ऐड कर दी हमने क्लास 3, तो हम कह सकते हैं, इसका लिख देते हैं रोल नंबर 1, नाम लिख सकते हैं कि फलां फलां बच्चा है, और फिर इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यानी कि ये किस लिए होगी, जो छोटी ब्रैकेट है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन इसका रूल आपको पता है, मैथमेटिक्स में अगर आप एक ही ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप छोटी करेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा पहले इंफॉर्मेशन देनी है और फिर देनी है,
तो फिर बाहर वाली जो होंगी वो बड़ी ब्रैकेट होंगी, फिर उसके बाद दरमियानी, फिर छोटी, इस तरह होता है ना कंसेप्ट। तो वो चीजें आप करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक और इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर आप इसको क्या करेंगे, मजीद इसको आप कर लेंगे ब्रेसिस वाली ब्रैकेट अगर इधर मौजूद है तो रोल नंबर 1, और फिर इसके बाद आप फिर ब्रैकेट शुरू कर देंगे छोटी वाली। क्या लिखेंगे इसमें, रोल नंबर 1 का नाम लिख देंगे, ठीक है ना, अली। और ये छोटी ब्रैकेट लगी है, फिर आपको पता है कि ब्रैकेट सारी लगाएं, नहीं तो मैथमेटिक्स सिंटैक्स एरर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी क्या होगी, ये वाली ब्रैकेट। अब ये देखिए कि कैसे आपकी इंफॉर्मेशन मजीद, जैसे जैसे मजीद ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ब्रैकेट ऐड होती जाएंगी। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में होता है कि पहले आप वहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, वहां पर भी तो आपकी इंस्ट्रक्शन ही छुपी होती है ना। ये जो अलामतें हैं, जमा की, तफरीक की, जरब की, तकसीम की, तो ये इंफॉर्मेशन ही है ना, ये आपको कोई ना कोई आर्डर दे रही है ना कि ये अमल करें। वो इंफॉर्मेशन ही है ना। पहले जमा का अमल है, फिर तकसीम का अमल है, फिर मजीद वो ब्रैकेट लगा देते हैं कि ये वाला भी अमल करना है, फिर और ब्रैकेट लगा देते हैं ये वाला अमल भी करना है, फिर एक और ब्रैकेट लगा देते हैं ये वाला अमल भी करना है। मजीद से मजीद वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना आपको। तो सेम यही रूल है। अब ये क्लियर हो गया कंसेप्ट, ब्रैकेट्स का सारा तीनों का क्लियर हो गया है कि कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं। ये अब चलते हैं नेक्स्ट आपका। अच्छा, फिर ब्रैकेट की जगह वो कहता है जी हम कोमा भी लगा सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है तो कोमे से गुजारा हो जाएगा। लेकिन बेहतर है यही है कि आपको जब मैंने रूल्स बता दिए हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब ये कोटेशन मार्क आ गया है, कहता है यूज्ड इन पेयर्स, यूज्ड व्हेन सेइंग समथिंग दैट एन अदर पर्सन सेइंग एन अदर पर्सन। ये मैंने पहले भी समझा दिया आपको, ये कोड का जब हम कोलोन का पढ़ रहे थे। जब भी आपने कोटेशन लगाना है कि किसी का कॉल है उसको लिखना है और एज इट इज लिखना है, तो उसके इस्तेमालात वो मैंने पहले भी शुरू में समझा दिए हैं, तो अब मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वहां से दोबारा देख लें पीछे रिवाइंड करके लेक्चर को। जी, दूसरा है, कहता है यूज इन पेयर्स। अब अगर आप पेयर्स लिख रहे हैं, मतलब कि आप जो है दो नाम लिख रहे थे, जैसे अब मैं लिख लूँ असलम एंड अली भी लिखते हैं या कोमा डालते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पर हम ये वाली चीज भी कर लेते हैं, ठीक है ना, असलम। और फिर इधर कोमा डाल देंगे या इंसर्ट कर देंगे गले, और फिर आ जाएगा, फिर यही चीज आ जाएगी, अकरम। ये चीजें जो है ना बेटा, अलामतें बहुत कुछ कैरी होती हैं। देखिए असलम एंड अकरम आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने इस पर जोर दे रहे हैं कि ये लफ्ज ज्यादा अहमियत रखती हैं। जब आप कोमा, इन्वर्टेड कोमा डालेंगे यो कोटेशन का, तो इससे पता चलेगा कि ये चीज जो है ना ज्यादा वाज़ेह है, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है राइटर की तरफ से, और इसी के बारे में बात हो रही है, अहमियत इसी की है ज्यादा। क्लियर होगी इस सेंस को। और यहाँ पर ये देखिए ना, हमने दो लफ्ज लिखे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा नहीं आएगा, एंड आएगा जी। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा है जी, कोटेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। ये तो सिंपल सा है। अगर आपका इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रा होगा, सवाल वाला फिक्रा होगा, तो वो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये इस मार्क्स इसलिए नहीं लगाए थे, ये पहले लेक्चर में बता दिए, ये टेस्ट नोट्स है। और फिर आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कब आता है, जब आपकी किसी फीलिंग को आपने जाहिर करना है। अब फीलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, खुशी वाली भी हो सकती है, गम वाली भी हो सकती है, किसी भी किस्म की आपकी फीलिंग होगी, वो आपकी क्या होगी, उसको हमने किससे जाहिर करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। जी, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन। जैसे हम लिखते हैं, अच्छा फीलिंग जो है, आप एक लफ्ज में भी कह सकते हैं, पूरा फिक्रा भी कह सकते हैं। जैसे आप लिख देते हैं अलास, ठीक है ना। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये तो फिर देखते हैं कि कहाँ पर है। जी, ये मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये पड़ा होगा, ये देखें, अलास। अलास गम, गम वाला फिक्रा है। इसी तरह आप देख लें हुर्रा,
इसके बाद भी आंसर यही होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क का क्लियर है, एक्सक्लेमेशन मार्क का भी अब क्लियर हो गया होगा। जी नेक्स्ट चलते हैं जी, एपोस्ट्रोफ। ये कहता है जी, इसके तीन उन्होंने बताए हैं, तीनों को हम देख लेते हैं। पहले तो कहता है जी फ्रॉम पोजेसिव केस, ये फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर पोजेसिव केस, मतलब कि जब आप कोई नाम लिखते हैं, ये आगे एग्जांपल दी, नेम और उल्टा कोमा कह लें इसको, एपोस्ट्रोफ को, कि उल्टा कोमा लगा के ऐसे लिखना है। तो तालिब इल्म क्या करते हैं, सीधा कोमा ही लगा देते हैं। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, तो वो कंप्यूटर में तो वही चीज आएगी जैसे ये लिखते हैं। आप कर रहे हैं असलम्स हाउस, असलम्स के आगे ये देखे ना, उन्होंने एरर दे दिया। आपको तो आया ना, वर्ड खुद ही एरर देगा ग्रामेटिकली। यहाँ पर पंक्चुएशन की गलती है ग्रामर में। तो असलम्स का यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया हुआ सही से। आप क्या करेंगे, खुद इस जगह पर एम के बाद जैसे ढूंढने, ये लिखी हुई है असलम्स हाउस। ये आपका अभी देख लेते हैं, ये सीधा ये आ गया है। पहले इस्लाम कर लेते हैं, इसको कर लेंगे, ये वाली चीज आ जाएगी, ये असलम्स। वो इस्लाम का नेम है, असलम का नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। इसको डिक्शनरी में ऐड कर दें, ये पहले मैंने बताया था। फिर वो नीचे से रेड लाइन को एडेड टू डिक्शनरी, और इसके बाद फिर आप कर देंगे इग्नोर। ये आ गया असलम, ये समझ आ गई। असलम्स क्यों कहा गया, हम कहते हैं हाउस ऑफ असलम, यानी कि पोजेसिव के लिए होता है। और दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि असलम्स हाउस, असलम का घर। अब समझ आ गई ये कहाँ पर इस्तेमाल होना है, स्टॉप, एक चीज हो गई। दूसरा रूल देखते हैं, वो कहता है जी कंट्रैक्ट आ वर्ड कांट कैन नॉट, मतलब कि एक वर्ड को कंट्रैक्ट करना है, कंसाइज करना है, छोटा करना है। जैसे हम क्या करते हैं, ये एक सेंटेंस लिखते हुए हम डिड नॉट का, डिड नॉट है, तो हम क्या करते हैं, नॉट को खत्म करके इधर हम क्या करते हैं, कोमा लगा के टी लिख देते हैं। इसी तरह ये एक और इधर सामने एग्जांपल दी हुई है, कैन नॉट का हम क्या करते हैं, हम इसको खत्म करके ये चीज इंटर कर देते हैं, कैन नॉट। मतलब कंसाइज करना है, छोटा करना है। जब लफ्ज को छोटा करना चाहे ना टाइम बचाने के लिए, तो हमें अलामत लगानी पड़ेगी, ये वाला सिंबल लगेगा। जी नेक्स्ट आ गया, फ्रॉम द प्लूरल्स ऑफ लोअर केस लेटर। जी ये थोड़ा सा इसका देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा फ्रॉम द